हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बी फार्मा सेकंड सेमेस्टर का बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट। इसमें आज हम इसके यूनिट 5 जो कि एंजाइम है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एंजाइम का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं एंजाइम्स के बारे में। सो डेफिनेशन यहाँ पे एंजाइम की मैंने मेंशन की है। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि इसमें 5 यूनिट है। जो सिलेबस मैंने आपको एक वीडियो मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग अपलोड की हुई है अपने चैनल पे, तो आप उसमें जाके देख सकते हो, उसमें लिंक भी है सिलेबस का। तो बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री की, उसकी सभी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं ऑलरेडी चैनल पे। उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेक कर सकते हैं। अदर देन मैं लास्ट यूनिट इसलिए स्टार्ट कर रही हूँ बिकॉज एंजाइम जो है बायोकेमिस्ट्री की लास्ट यूनिट है, यूनिट 5 है और एक थ्योरी यूनिट है। और जो बाकी यूनिट है जैसे यूनिट 2nd, 3rd एंड 4 उनमें प्रोसेस हैं जैसे लाइक ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, उसमें क्या क्या रिएक्शंस होती हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस है, क्रेब्स साइकिल है। तो ये सब प्रोसेस हैं जो कि थोड़ी सी अभी याद करने में इतना इजी नहीं है। तो मैं ये ट्राई कर रही हूँ कि सबसे पहले आपका थ्योरी वाला पार्ट जो है, जो कि यूनिट 5 है, वो मैं कंप्लीट करा दूं। आफ्टर दैट हम 2nd, 3rd एंड 4th यूनिट जो है वो कवर करेंगे। सो डेफिनेशन क्या है एंजाइम की? एंजाइम्स आर कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स, बायोकैटलिस्ट, कोलॉइडल, थर्मोलेबाइल एंड प्रोटीन इन नेचर विद हाईली स्पेसिफिक कैटालाइटिकल एक्टिविटी। तो एंजाइम की डेफिनेशन है, एंजाइम क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट इज बेसिकली वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करें, किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हों, उसके रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करें, लेकिन अपना कोई भी आउटपुट उस रिएक्शन को ना दें, वो हम कैटालिस्ट उनको बोलते हैं। हिंदी में उत्प्रेरक हम बोल सकते हैं। एंजाइम्स जो है कैटालिस्ट है किसके? बायोलॉजिकल सिस्टम्स के। दैट्स वाई, क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम के कैटालिस्ट है इसलिए इनका सेकंड नेम या इनको हम कह सकते हैं बायो कैटालिस्ट भी। कोलॉइडल होते हैं नेचर में, थर्मोलेबाइल होते हैं यानी कि हीट सेंसिटिव होते हैं, प्रोटीन होते हैं नेचर में, और एक हाईली स्पेसिफिक कैटालिटिकल एक्टिविटी इनकी होती है। स्पेसिफिक कैटालिटिकल एक्टिविटी होती है एंजाइम्स की। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंजाइम्स इन ऑल देयर एस्पेक्ट्स लाइक स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, रिएक्शंस एंड फंक्शंस। एंजाइमोलॉजी इज बेसिकली जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है, जो रिलेटेड है एंजाइम की स्टडी से सभी एस्पेक्ट्स में, जैसे कि उसका स्ट्रक्चर हम स्टडी करते हैं, नॉमेनक्लेचर उसका स्टडी करते हैं, रिएक्शन उसका स्टडी करते हैं, उसके फंक्शन स्टडी करते हैं एंजाइम्स के। सो वो कहलाती है एंजाइमोलॉजी। ऑल टाइप्स ऑफ एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लिविंग सेल्स अंडर इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम जीन्स। जो सभी टाइप के जो एंजाइम्स हैं, ऑल टाइप ऑफ एंजाइम, वो सिंथेसाइज होते हैं इनसाइड द लिविंग सेल्स अंडर किसके? जो इंस्ट्रक्शंस उनको मिलते हैं अंडर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द जीन्स, उसमें वो सिंथेसाइज होते हैं। नेक्स्ट है ए 20 μm सेल में हैव अप टू 1000 केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन एट एनी टाइम कैटलाइज्ड बाय इक्वल नंबर ऑफ एंजाइम्स। अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एक 20 μm की सेल कंटेन कर सकती है लगभग, या उसमें होती हैं लगभग 1000 केमिकल रिएक्शंस एक टाइम पे, और उन्हीं सभी केमिकल रिएक्शन में लगभग इक्वल नंबर ऑफ एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि लगभग 1000 एंजाइम्स ही इन्वॉल्व होते हैं। आगे मैं यहाँ पे क्योंकि हम पूरा यूनिट इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें कुछ टर्म्स आ सकती हैं, तो मैं यहाँ पे यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स यहाँ पे मेंशन करूंगी जो कि आपको काम आएंगी इस यूनिट में। तो नंबर फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स। ये क्या होते हैं? इसको हम बोल सकते हैं हाउस कीपिंग एंजाइम्स भी। These are always present in the cell as they involved in some essential or central metabolic activity of the cell, like example है glycolysis। कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम्स या हाउस कीपिंग एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट होते हैं सेल में, और दे आर इन्वॉल्व होते हैं कुछ असेंशियल या सेंट्रल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम की कुछ सेंट्रल या फिर असेंशियल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं जिनके बिना हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम काम नहीं करेगा। तो उन जो रिएक्शंस हैं या उन एक्टिविटीज में ये प्रेजेंट होते हैं, सेल की उन एक्टिविटीज में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है एक असेंशियल
आप कह सकते हो एसेंशियल या सेंट्रल मेटाबॉलिक एक्टिविटी का एग्जांपल दिया है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस इज बेसिकली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइको यानी कि ग्लूकोज, लाइसिस माने ब्रेक डाउन। तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो हमको एनर्जी हमारे सिस्टम को मिलती है, तो एक असेंशियल प्रोसेस है हमारे सिस्टम का, तो उन्होंने इसका एग्जाम्पल यहाँ पे मेंशन किया है। नाउ नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंजाइम्स। रिवर्सिबल एंजाइम्स क्या होते हैं? कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स एंड देयर synthesis is stopped when the metabolite is formed in excess or supplied from outside। तो रिवर्सिबल एंजाइम्स की अगर हम बात करें, कैटालाइज सिंथेसिस ऑफ इंपॉर्टेंट, ये कैटालाइज करते हैं सिंथेसिस किसकी? इंपॉर्टेंट मेटाबोलाइट्स की, और देयर सिंथेसिस इज स्टॉप्स, और उनकी सिंथेसिस कब स्टॉप की जाती है, स्टॉप हो जाती है? जब मेटाबोलाइट्स इज फॉर्म, जब मेटाबोलाइट्स फॉर्म हो जाते हैं, या फिर मेटाबोलाइट्स किस में फॉर्म हो जाते हैं? एक्सेस अमाउंट में जब मेटाबोलाइट्स फॉर्म हो जाएंगे तब ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, स्टॉप कर देंगे रिएक्शन को। और सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड, या तो एक्सेस अमाउंट में फॉर्म हो गए मेटाबोलाइट्स, या फिर सप्लाई, अगर उनको वो मेटाबोलाइट्स बाहर से हमें आउटसाइड से कहीं से मिल गए हैं, सप्लाई हो गए हैं, इन दैट केस दे विल स्टॉप द सिंथेसिस। सो ये है रिवर्सिबल एंजाइम। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी वो है इंड्यूसिबल एंजाइम्स। ये क्या होते हैं? दीज आर सिंथेसाइज्ड ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। ये जब सिंथेसाइज होते हैं जब रिक्वायर्ड होते हैं, इनकी सिंथेसिस तभी होती है जब ये रिक्वायर्ड होते हैं। सो ये आप कह सकते हो टाइप ऑफ एंजाइम भी आप कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूटिव, रिवर्सिबल एंड इंड्यूसिबल एंजाइम आप टाइप ऑफ एंजाइम में लिख सकते हो। या फिर 2 नंबर में अगर ये टर्म्स आपसे पूछी जाती हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, तब भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो। आगे तो इस यूनिट में ये यूज ही होंगी, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया है, सो दैट कंफ्यूजन ना हो। नाउ ऐसी ही कुछ टर्म्स यहाँ पे भी मैंने मेंशन किए। नंबर फर्स्ट है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट क्या होता है? इट इज द सब्सटेंस विच अंडरगोज केमिकल चेंज इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और कैटलिस्ट। सबस्टेंस बेसिकली वो सब्सटेंस होता है जिसमें चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस में वो जाता है सब्सटेंस, किसकी प्रेजेंस में? एंजाइम या फिर कैटलिस्ट की प्रेजेंट में। वो पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसकी जो एंजाइम या कैटलिस्ट की प्रेजेंट में ड्यूरिंग अ रिएक्शन उसमें केमिकल चेंजेस होते हैं, वो कहलाता है हमारा सबस्ट्रेट। अब नेक्स्ट है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? दीज आर 2 or more केमिकल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन ए रिएक्शन। तो ये 2 या 2 से अधिक केमिकल्स होते हैं जो कि किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सपोज दैट A plus B is equal to AB, so here A and B both are the रिएक्टेंट। तो एक या एक से अधिक केमिकल्स जो कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं जाने जाते हैं रिएक्टेंट के नाम से। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। ये क्या होते हैं? दीज आर केमिकल्स फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। प्रोडक्ट्स formed after the end of a metabolic pathway or series of a chemical reaction are called end products या फिर products। प्रोडक्ट्स या एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो फॉर्म होते हैं एज ए रिजल्ट। सपोज दैट इफ हम A और B का रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं एंड वी आर गेटिंग AB, तो AB इज अ एंड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट, बिकॉज हमको AB वहां पर मिल रहा है, एक केमिकल सब्सटेंस हमको मिल रहा है। तो ये वो केमिकल्स होते हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं एज ए रिजल्ट, किसके रिजल्ट के रूप में? किसी केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट के रूप में ऑब्टेन आउट होते हैं। या वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो फॉर्म्ड होते हैं, बनते हैं आफ्टर द एंड ऑफ ए मेटाबॉलिक पाथवे। एक मेटाबॉलिक पूरा जो पाथवे है उसके एंड में जो प्रोडक्ट बनता है वो, और या फिर क्या है? सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज एंड प्रोडक्ट्स, या फिर सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एंड प्रोडक्ट हम कहते हैं। नेक्स्ट है एंडो एंजाइम्स, इंट्रासेलुलर एंजाइम, द नेम इंडिकेट दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन द सेल्स। नेक्स्ट है इसमें दे में अकर इन साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स। ये अकर हो सकते हैं, ऑब्टेन आउट हो सकते हैं किसमें? साइटोप्लाज्म में, बिकॉज साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल्स जैसे कि न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स है, ये सभी इंट्रासेलुलर हैं, ठीक है, सेल के इनर साइड ऑफ पार्ट है, सेल के अंदर के पार्ट हैं। तो ये ऑब्टेन आउट होते हैं साइटोप्लाज्म में, सेल ऑर्गेनेल्स में, न्यूक्लियस जैसे कि एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एंजाइम कन्वर्टिंग ए सब्सटेंस इनटू एंड प्रोडक्ट्स थ्रू अ सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट केमिकल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एंजाइम सिस्टम। एक नंबर ऑफ एंजाइम कन्वर्ट मतलब एक या एक से अधिक, एक नंबर ऑफ एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर रहा है किसी भी सब्सटेंस को एक एंड प्रोडक्ट में, किसके थ्रू? थ्रू ए सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट केमिकल, थ्रू ए सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट केमिकल्स, जो इंटरमीडिएट केमिकल्स के सीरीज के थ्रू
उनको हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, उनको कलेक्टिवली हम कह सकते हैं एंजाइम सिस्टम। सपोज दैट ए एंड बी का हम रिएक्शन करा रहे हैं और कोई इंटरमीडिएट कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इंटरमीडिएट सीरीज बन रही है और इस तरह से हमको ए बी यहाँ पे मिल रहा है। तो नंबर ऑफ एंजाइम, और यहाँ पे कोई एंजाइम भी इन्वॉल्व हो रहा है, एक्चुअली सी एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है। तो क्योंकि एंजाइम पार्ट प्ले करते हैं एज ए कैटालिस्ट, तो इसका आउटपुट कुछ नहीं होगा, सिर्फ ये रेट ऑफ जो रिएक्शन का जो रेट है उसको ये अफेक्ट करेगा। इन नंबर ऑफ एंजाइम कन्वर्ट करते हैं सब्सटेंस को एंड प्रोडक्ट में, किसके थ्रू, ए सीरीज ऑफ इंटरमीडिएट केमिकल्स के थ्रू। उनको हम कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं, एंजाइम सिस्टम हम कह सकते हैं। सो इस वीडियो की इस स्लाइड में हमने उसके डेफिनेशंस, कुछ टर्मिनोलॉजीज हमने कवर कर ली है एंजाइम के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ अदर टर्म्स जो हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो इन द प्रीवियस स्लाइड आई टोल्ड यू अबाउट एंडो एंजाइम और कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज की डेफिनेशन मैंने बताई थी। इस स्लाइड में एक्सो एंजाइम्स के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन है, एक्सो एंजाइम्स क्या होते हैं और कुछ अदर टर्मिनोलॉजीज और केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स भी मैं बताऊंगी। तो एक्सो एंजाइम्स इज बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, यानी कि आउटसाइड द सेल ये प्रेजेंट होते हैं, कैटलाइज करते हैं उन रिएक्शंस को जो कि आउटसाइड द सेल परफॉर्म होती हैं या सेल के बाहर परफॉर्म होते हैं। फॉर एन एग्जांपल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं डाइजेस्टिव जूस में, वो एग्जांपल्स होते हैं एक्सो एंजाइम्स के, such as lysoenzymes of tears and saliva etc. So these are the examples of exoenzyme. These are basically present outside the cell. ये परफॉर्म करते हैं उन रिएक्शंस को जो बेसिकली परफॉर्म होती हैं हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में सेल के बाहर, उन सभी रिएक्शंस में ये पार्ट प्ले करते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम्स। इफ वी विल टॉक अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम, देयर आर सेवरल पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए। नंबर फर्स्ट है एंजाइम proteins are generally globular with a three-dimensional conformation with one or more specific areas called active sites। अगर हम बात करें केमिकल नेचर के एंजाइम की, तो एंजाइम प्रोटीन होते हैं नेचर में और जनरली ग्लोबुलर स्पेरिकल शेप इनकी होती है विद थ्री डायमेंशनल 3D कन्फर्मेशन, थ्री डायमेंशनल या, और इनमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक एरियाज, एक या एक से अधिक स्पेसिफिक एरियाज होते हैं जिनको हम एक्टिव साइट बोलते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम्स में बी मोनोमेरिक और ओलिगोमेरिक। सेवरल एंजाइम्स अकर इन द फॉर्म ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस व्हिच कैटलाइज अ सीरीज ऑफ रिएक्शंस फॉर्मिंग अ डिफरेंट इंटरमीडिएट्स बिफोर द फाइनल प्रोडक्ट्स। तो एंजाइम हो सकते हैं मोनोमेरिक, मोनोमेरिक का मतलब है बेसिकली मोनोमेरिक जो दूसरे मोनोमेरिक से रिएक्शन करता है टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन पॉलीमर, और मोनोमेरिक हो सकते हैं, ओलिगोमेरिक हो सकते हैं। सेवरल एंजाइम अकर होते हैं किसमें, इन द फॉर्म ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस। सेवरल एंजाइम ऑब्टेन आउट होते हैं मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस में जो कैटलाइज करते हैं एक सीरीज ऑफ रिएक्शंस को और फॉर्म करते हैं डिफरेंट इंटरमीडिएट, किससे पहले, फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरमीडिएट वो प्रोड्यूस आउट करते हैं। नेक्स्ट है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंजाइम इज नोन एज होलो एंजाइम। जो फंक्शनल यूनिट है एंजाइम की उसको हम बोलते हैं होलो एंजाइम। तो अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है डिफाइन होलो एंजाइम, तो बेसिकली होलो एंजाइम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ एंजाइम विच इज ऑफ्टन मेड अप ऑफ एपो एंजाइम जो प्रोटीन पार्ट होता है और को एंजाइम नॉन प्रोटीन पार्ट ऑर्गेनिक पार्ट होता है। तो होलो एंजाइम बेसिकली बनी हुई होती है, मेड अप होती है एपो एंजाइम जो कि प्रोटीन पार्ट है और को एंजाइम यानी कि नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक पार्ट। यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किया है इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन होलो एंजाइम। एक्टिव एंजाइम will be equal to apo enzyme that is protein part plus coenzyme non protein part। So ये इधर इस पूरे कंप्लीट आप कह सकते हो होलो एंजाइम की डेफिनेशन में इन सब में एक प्रोथेस्टिक ग्रुप एक टर्म आएगी, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। ये क्या होते हैं, दीज नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर फर्मली अटैच्ड टू द एपो एंजाइम। ये नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं जो कि फर्मली अटैच होते हैं किससे, एपो एंजाइम से, उसको हम बोलते हैं प्रोथेटिक ग्रुप्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, यहाँ पे कोएंजाइम्स का जिक्र हुआ है, तो कोएंजाइम्स दीज non-protein organic cofactors get loosely attached to apoenzymes during the functioning of holoenzyme। holoenzyme की फंक्शनिंग के दौरान ये कोएंजाइम क्या होते हैं, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होते हैं जो कि लूजली अटैच्ड होते हैं किससे, एपोएंजाइम्स में। एपोएंजाइम से किस टाइम, ड्यूरिंग द फंक्शनिंग, जबकि होलोएंजाइम कोई फंक्शनिंग कर रहा है उस टाइम पे ये लूजली अटैच्ड होते हैं एपो
एंजाइम्स से, तो इनको हम बोलते हैं कोएंजाइम्स। तो कोएंजाइम्स को भी हम डिटेल में आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे और कोफैक्टर्स को भी हम पढ़ेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट अ बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। सो एंजाइम्स वी विल क्लासिफाई एंजाइम इन टू, दैट इज सिंपल एंजाइम्स एंड कॉन्जुगेट एंजाइम्स। तो सिंपल एंजाइम की डेफिनेशन अगर हम देखें, दीज आर एंटायरली मेड of proteins only that are without any protein substance or group, example pepsin, trypsin। तो सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, ये इंटरनली मेड होते हैं प्रोटीन से, only that are without नॉन प्रोटीन सब्सटेंस या फिर ग्रुप। इनका एग्जाम्पल पेप्सिन और ट्रिप्सिन इन्होंने दिया है। सो इफ वी विल टॉक अबाउट कॉन्जुगेट एंजाइम, तो ये बेसिकली बना हुआ होता है दो पार्ट से। इसमें एक लार्ज पार्ट थर्मोलेबाइल, लार्ज पार्ट प्रोटीन का, उसको हम बोलते हैं एपो एंजाइम, और सेकंड है स्मॉल डाइसेबल थर्मोस्टेबल नॉन प्रोटीन पार्ट, जिसको हम बोलते हैं कोफैक्टर। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया कुछ टर्म्स जो कि इस पूरी यूनिट में आगे आपको यूज आएंगी। तो उसका सभी का डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है। केमिकल नेचर ऑफ एंजाइम के बारे में हमने कुछ डिस्कस कर लिया। एक बेसिक क्लासिफिकेशन मैंने एंजाइम का यहाँ बता दिया है, उनका डेफिनेशन मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल एक्सप्लेन अबाउट कोएंजाइम एंड कोफैक्टर्स एज वेल। ये सिलेबस में भी आपके मेंशन है। So this is all about today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel, which is Farmcation. Thank you for watching this, and thank you for your all love and support. Thank you very much.